ठीक है आलोक, आप शुरू करिए, है ना। सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर, यार आ रही। सर सॉरी सर, मैं क्योंकि जल्दी में था सर, मैंने बनाया नहीं था, फिर भी प्रयास था। कोई बात नहीं। आज देखिए, टॉपिक है हाँ थ्योरी हाँ, ऑफ लीडरशिप आलोक एंड आलोक, एक देयर मिनट। स्टाइल, आलोक ट्रेड थ्योरी एंड अप्रोच ऑफ एम आलोक मैकग्रेगर हम कहते हैं। आलोक, तो सबसे पहले आवाज हम नहीं आ इसमें रही ये मेरी। कि हम आ इसमें रही है क्या सर क्या आवाज। आपकी आ रही पढ़ेंगे, है। अच्छा चलिए इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ठीक कि है। क्या नेतृत्व क्या होता है, आवाज मीनिंग कट के आ एंड रही है नेचर सर, ऑफ थोड़ा लीडरशिप, सही। उसके क्या प्रकृति होती है, थ्योरी ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व के जो सिद्धांत होते हैं आलोक वो क्या आपकी होते आवाज हैं, और कट रही ट्रेड है। थ्योरी क्या होती है, और लीडरशिप स्टाइल और फिलोसफिकल अप्रोच, जिसमें एमसी ग्रेगर का जो आलोक जी परसेप्शन है, आवाज कट रही अवधारणा है। है उनकी, सर आवाज एक्सरसाइज नहीं आ की, रही है। इसके बारे में हम लोग भली भांति जानने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आलोक को कि मैसेज नेतृत्व क्या करिए, होता शायद आलोक को है। आप जानते ही होंगे कि नेतृत्व कहीं से किसी से छुपा हुआ शब्द नहीं है। नेतृत्व हम देखते हैं पहले भी चलता रहता था, आज भी चलता होता है। तो अमूमन ये होता है कि हम नेतृत्व को देखते हैं कि नेतृत्व किस प्रकार से एक किसी भी समाज को कैसे प्रभावित करता है। तो जैसे हम एजुकेशन के क्षेत्र में देखें या किसी भी क्षेत्र में देखें, आवाज नहीं आ रही है किसी की मेरी? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। सर बुला रहे हैं आपको। ओके सर, ओके, आते हैं। हाँ आलोक। हाँ सर। हाँ आलोक, आवाज आ रही है ना? हाँ सर, आ रही। कुछ स्टूडेंट की प्रॉब्लम आ रही थी कि आपकी आवाज कट के आ रही है। पूछ लीजिए क्लास में कि आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है। आप सभी लोगों को तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ एकदम सही है। हाँ सर, आ रही सर है जब आपकी आवाज। सर जब माइक दूर हो जाता है तब नहीं आती है। हाँ सॉरी, ठीक है। आलोक का जो आलोक का जो टॉपिक है वो शायद मुझे सुचिस्मिता का भी वही टॉपिक था, राइट? यस सर। जी हाँ सर। हाँ, ठीक ठीक। तो आप लोगों के पास में दूसरा ये एक अवसर है उस चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा सा यूनिक टॉपिक है। ठीक है, इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। और आलोक, थोड़ा सा जो स्पीड है ना उसको थोड़ा सा मतलब कंट्रोल रखना, बहुत फास्ट मत जाना, ठीक? ओके सर। हाँ ठीक है, शुरू करिए। थैंक यू सर। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं लीडरशिप क्या होता है। मैंने आपको पहले बताया, इसमें कंटेंट में हम ये देखेंगे इसकी प्रस्तावना क्या है, मीनिंग एंड नेचर ऑफ लीडरशिप क्या होती है, थ्योरी ऑफ लीडरशिप उसके सिद्धांत क्या हैं, और उसमें ट्रेड थ्योरी क्या है लीडरशिप की, इसमें और लीडरशिप स्टाइल उसकी जो शैलियाँ हैं उसके बारे में हम सब अध्ययन करेंगे, और इसका फिलोसफिकल अप्रोच जिसे हम एक्स वाई थ्योरी कहते हैं एमसी ग्रेगर का, उस पर अध्ययन करेंगे। तो हम आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेतृत्व क्या होता है। हम अमूमन किसी बात आज से कोई नई बात नहीं है कि नेतृत्व हमेशा हम देखते हैं किसी भी समाज के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए नेतृत्व सबसे बड़ा पहला कदम होता है कि किसी भी राष्ट्र को अगर उत्थान की प्रगति पर लेकर जाना होता है तो सबसे पहले हमें नेतृत्व, नेता की आवश्यकता होती है। अमूमन हम लोग ये देखते हैं कि नेतृत्व में किसी व्यक्ति अगर वह व्यक्तित्व से ज्यादा प्रभावशाली होता है या उसका शारीरिक गठन से लेते हैं, ये तो बाहरी मुखौटा हो जाता है नेतृत्व की। लेकिन हम जब नेतृत्व की बात करते हैं तो उसमें एक नया उत्साह देखने को ये होता है। अमूमन पहले हम जब प्राचीन काल की बात करें, चाहे बौद्ध कालीन की बात करें या आधुनिक काल की बात करें, सर्वप्रथम यही होता था कि जो नेता होता था, या हम क्लासरूम की बात करें तो यही होता था कि जो अध्यापक होता था वही नेतृत्व का कार्य करता था, क्योंकि उसके पास एक होता था और ये कहा जाता था कि ये जन्मजात वृत्ति है।
क्योंकि ये कहा जाता था कि जन्मजात वृत्ति एक नेता में, उसके पुत्र में ये क्वालिटी अपने आप डेवलप होती है। लेकिन जैसे जैसे नए रिसर्च बढ़ते गए, नए नए अनुसंधान बढ़ते गए, तब से ये माना गया कि अगर हम नेतृत्व के कुछ सिद्धांतों को, कुछ उनके बिहेवियर को अगर माप करें, उसके बाद एक सामान्य इंसान में भी डालें, तो अभी एक अच्छा नेतृत्व कर सकता है। क्योंकि नेतृत्व के बिना किसी भी समाज की उन्नति संभव नहीं होती है। हम क्लासरूम की बात करें तो हम पाते हैं कि कोठारी कमीशन जो 1964 और 66 में अपना प्रतिवेदन देता है, वो ये भी कहता है कि भारत के भविष्य का निर्माण उसकी क्लासरूम में हो रहा है। तो अमूमन कहने का तात्पर्य यही है कि जब क्लासरूम में निर्माण हो रहा है, तो निर्माण कौन करता है? एक शिक्षक करता है। तो एक क्लासरूम का भी एक शिक्षक अपने नेतृत्व को निर्माण करता है। किसी भी समाज की या परिवार की जो भी समस्याएं होती हैं, वह एक नेता ही उसको वहन करता है, उसको एक प्रभावशाली ढंग से करता है। या किसी भी संगठन में हम देखते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में देखते हैं, तो किसी भी इंस्टीट्यूट को अगर उसके उच्च उद्देश्यों तक पहुंचाना होता है, तो एक लीडरशिप की आवश्यकता होती है। उसी के अनुसार सारे कार्य चलते रहते हैं। तो हम ये देखते हैं कि एक नेतृत्व एक मूल्यपरक अवधारणा है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो नेतृत्व होता है, ये अपने अंदर एक डेवलप कुछ चीजें लेकर आता है, चाहे उसमें नैतिकता हो, किसी से मेल जोल हो, किसी से भाईचारे की भावना हो, हर व्यक्ति को, सबको साथ लेकर चलता है। ऐसा नेतृत्व नहीं होता कि किसी को हम छोड़ देते हैं, किसी को ले चलते हैं। क्योंकि नेतृत्व का जो सिद्धांत होता है, जो नेतृत्व हम जिसे कहते हैं, वो अमूमन ये होता है कि हम जो शक्तियां होती हैं, शक्तियों का जिसे हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। अगर अमूमन हम ये देखते हैं कि हर व्यक्ति में अलग अलग क्षमताएं होती हैं, अलग अलग प्रवृत्तियों से वह जन्म लेता है, तो अलग अलग लोगों की जो शक्तियां होती है, उसको डेवलप करने का जो कार्य होता है, वह लीडरशिप करता है, वह नेतृत्व करता है, और उनका पूरा पूरा सहयोग लेता है अपने संगठन के उद्देश्यों में, या किसी भी अपने जो लक्ष्य होते हैं उसको प्राप्त करने में। और यह एक व्यक्तिगत योग्यता होती है, क्योंकि अमूमन एक ही व्यक्ति नेतृत्व करता है उस समाज को रहने के लिए। क्योंकि समाज में अलग अलग विचारधाराएं के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रवृत्तियों के लोग रहते हैं, उन सबको एक संगठित रूप में लेकर चलना होता है, तब जाके हमारा जो नेतृत्व होता है प्रभावशाली होता है। वैसे ही नेतृत्व एक समाज को प्रभावित किया जाता है। क्योंकि अगर किसी भी समाज का उत्थान करना हो, मैंने आपको पहले अपने उद्बोधन में बताया कि जिस तरीके से समाज का उत्थान एक नेतृत्व के द्वारा होता है। और मैं आपको थोड़ा सा एक रेफरेंस देना चाहूंगा कि भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है कि भारत में सब रेल के डिब्बे हो गए हैं। उनका ये कथन इस बात पे पूरा पूरा कटाक्ष करता है कि भारत में सब रेलगाड़ी के डिब्बे हो गए हैं, क्योंकि इंजन मीन्स यहाँ पे यही कह सकते हैं कि वह जो नेता होता है, जो उसको चलाने का होता है, वह नहीं है भारत देश में। अगर वह नेता पहले उत्पन्न होता तो भारत आज पहले से ही आजाद हो गया होता। तो अमूमन यही है कि हमारी जो समाज, जो शक्तियां हैं जो फैली हुई हैं, उसको एकत्रित करके उसे सही दिशा में ले जाने का जो कार्य होता है, वो हमारा नेता करता है, वो हमारा नेतृत्व कहलाता है। नेतृत्व एक अंतः व्यक्तिक संबंध है, क्योंकि यह व्यक्ति को एक दूसरे से जोड़े रखता है, उसके जो भी मनोभाव होते हैं उनको दूर करता है, तथा उनके अंदर जो भी विसंगतियां होती उनको परिमार्जित करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सजग करता है। अभी तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आ रही है। हाँ आ रही है, एकदम सही है। यस सर, आ रही है। नेतृत्व जो होता है एक सामाजिक समस्या समाधान का जटिल रूप प्रदर्शित करता है। क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं और अब भी कर रहे हैं कि जो नेतृत्व होता है किसी भी सामाजिक समस्या का, जैसे हमने ये देखा कि भी हम थोड़ा सा राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो जिस तरीके से भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा निवाला खा रहा था इस देश के लिए, तो वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने उद्बोधन के माध्यम से इस तरीके से सारी जनता को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया, और उन्होंने अर्जित किया। उसका परिणाम जो भी हो, वो बात अलग है कि आज क्या क्या संकट आ रहे हैं भारत देश पे, वो अलग बात है। लेकिन जैसे उन्होंने एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया, तो सारी जो जनता थी एकजुट हो गई, उस देश के निर्माण के लिए, राष्ट्र के निर्माण में वो सहयोग करने लगी। उसी प्रकार से किसी भी सामाजिक समस्या का जो समाधान होता है, वह एक नेता ही कर सकता, और उसका जो कार्यशैली होती है वो हमारी नेतृत्व कहलाती है। किसी भी जटिल कार्य को जब तक हम सुगमता से तभी निपटा सकते हैं जब हम सभी को एकत्रित कर सकें। क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान, हम जो समस्या के समाधान की ओर चलते हैं तभी उसका हल निकलता है। अगर हम विवादों की पर चलते हैं तो उसका समाधान नहीं निकल सकता, बल्कि वह और ही उलझता चला जाता है। हम अमूमन ये देखते हैं, कभी किसान आंदोलन भी चल रहा था, तो उसमें जो राकेश टिकैत जी थे, उन्होंने सरकार से बातें की, तो उसमें एक समाधान निकलने का आया कि एमएसपी लागू कर दी जाए। तो अगर इसके पहले भी, क्योंकि आज़ादी के पहले भी सब चीज़ें एमएसपी लागू थी, तो चीज़ें कुछ क्षेत्रों में लगती थी, लेकिन जो एक
पहल उठी किसानों की तरफ से, वह एक नेता ही कर सकता था और वह किसानों का नेतृत्व ही सही तरीके से किया जा सकता है। अब हम देखते हैं नेतृत्व की परिभाषा। इसमें देखने से पहले हम ये देखते हैं कि हम अमूमन ये देखते हैं कि हम, क्योंकि मैंने भी बातें आपसे की कि जिस तरीके से एक नेतृत्व होता है उसके साथ जो सहयोगी पार्टी होती है, सहयोगी जो लोग होते हैं उसका सपोर्ट करते हैं। क्या नेतृत्व यही होता है? नहीं, मेरे ख्याल से जो मेरा मानना है, स्वयं का मानना यह है कि नेतृत्व इसे नहीं कहते हैं। नेतृत्व वो होता है अगर आपका सदस्य आपको नेता मानने के लिए तैयार ही ना हो, तब भी आप अपनी कार्यकुशलता के द्वारा अपने को नेता प्रस्तुत करें, वो होती है सच्चा नेतृत्व। क्योंकि अमूमन जो समय के साथ अनुकूलन तो कर ले, वो तो नेतृत्व एक सिंपल सा नेतृत्व हो जाता है, लेकिन जो असाधारण समय में, प्रतिकूल समय में सबको एकजुट करके लेकर चले, वास्तव में वो होता है नेतृत्व। तो हम बात करते हैं नेतृत्व की परिभाषा। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार उन्होंने कहा है कि नेतृत्व एक ऐसी क्रिया है जो व्यक्तियों को इस प्रकार प्रभावित करे कि वे अपनी इच्छा से सामूहिक उद्देश्यों के लिए प्रयास कर सकें। इससे हम ये कह सकते हैं कि जो, क्योंकि नेतृत्व ये हमारी एक प्रोसेस के तरीके से होती है कि जो व्यक्तियों को इस प्रकार से उनको अपने से, चाहे वह इमोशनल के द्वारा अपने आप को अटैच करे, चाहे वो अपनी इच्छा के द्वारा, जो सामूहिक उद्देश्य होते हैं। क्योंकि इसमें नेता के जो निजी स्वार्थ होते हैं वह स्वार्थ सिद्धि के लिए नेतृत्व नहीं होता है। अमूमन ये होता है कि जब नेता सभी को उद्देश्यों को लेकर चले, हर जनमानस के उन उद्देश्यों को लेकर चले जिससे हर जनमानस की उपलब्धि का, उसके उद्देश्यों की पूर्ति हो सके, वो होता है नेतृत्व। वैसे ही रॉबर्ट टेननबाम ने कहा है कि नेतृत्व एक परिस्थिति में प्रयुक्त किया गया विशिष्ट लक्ष्य अथवा लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर निर्देशित पारस्परिक प्रभाव है। क्योंकि नेतृत्व जो होता है, ऐसे अमूमन हम आम बोलचाल में देख तो लेते हैं नेतृत्व होता है, लेकिन जो नेतृत्व असल में होता है वह एक कंडीशंस पे होता है। क्योंकि अभी मैंने आपको जिस तरीके से बताया किसान आंदोलन का, जैसे मैंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस समय का, तो जिस तरीके से कंडीशंस, अगर कहते हैं ना किसी भी चीज का होता है सामाजिक परिवर्तन, तो जिस तरीके से समाज परिवर्तन होता है वैसे वैसे नेता अपने अपने अलग अलग उद्देश्यों के लिए, अलग अलग उनके जो टाइप्स होते हैं नेता के, वो भी उभर के सामने आते हैं। तो वही कहने का यहाँ पे रॉबर्ट टेननबाम ने कहा है कि जो परिस्थिति होती है उसे अपने अनुकूल बनाने के लिए, अपनी परिस्थितियों पर उस पर अपने आप को न्यौछावर न करके अपने को उसके एडजस्ट करने के लिए जो विशिष्ट कार्य किए जाते हैं, उसके लिए जो विशिष्ट लक्ष्य बनाए जाते हैं और उनके प्राप्त के लिए जो निर्देशित व्यवहार हमारे होते हैं, जो पारस्परिक संबंध होते हैं, वह होता है हमारा नेतृत्व। अब हम बात करते हैं शैक्षिक नेतृत्व क्या होता है। तो हम ये देखते हैं कि शैक्षिक नेतृत्व जो होता है, ये सामाजिक परिवर्तन के अनुकूल शिक्षा के विकास, सामूहिक कार्यक्रमों में समन्वय में, क्योंकि नियोजन एवं संलग्नता की सफलता है तो किसी भी शैक्षिक संस्था के क्षेत्र में उच्चाधिकारियों द्वारा अथवा नेता अथवा अधीनस्थों अथवा सहकर्मियों के हृदय को जीतने वाला, उनको सहयोग व परामर्श, पुरस्कार, दंड देने, अनुशासन बनाए रखना, व्यवहार जो व्यक्ति अथवा अर्जित गुणों परिस्थितियों पर आधारित होता है, शैक्षिक नेतृत्व कहा जाता है। हम अमूमन देखते हैं कि हमने नेतृत्व को जान ले, लेकिन वह एजुकेशन में किस प्रकार से नेतृत्व करता है, हम इसके बारे में जानना चाहेंगे। क्योंकि हम शिक्षा के द्वारा हम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, उसके अंदर विश्लेषण करने की भावना को जागृत करते हैं, ताकि वह गुण दोषों के आधार पर अपनी विवेक शक्ति को उत्पन्न कर सके। इसलिए कोई भी सामूहिक कार्यक्रम में हम समन्वय, जब तक हम कोऑर्डिनेशन नहीं बनाते हैं, चाहे वह कभी कभी ऐसा होता है कि हम चीजों को एडजस्ट करके हमें चलना होता है, तो उसमें भी हमारा जो एजुकेशनल लीडरशिप होता है वह भी बहुत बड़ा रोल अदा करती है। चाहे उसका नियोजन हो, चाहे हम प्रशासन के क्षेत्र में देखें, अगर वह सही तरीके से नहीं होता है, जैसे हम आपको बताते हैं, हम लोग DWT में गए थे, तो वहां पे हम लोगों ने जो पौधे लगाए वह पैसे की इकोनॉमिक के माध्यम से भी कम थे, और चीजों को हमने इन्वायरमेंट के अनुसार उसको एडजस्ट करने का प्रयास किया, ताकि वह उसका जो इम्प्लीमेंट है वो भी काफी ज्यादा उभर के सामने आए। और हम लोगों ने गिलोय पौधे और भी तमाम ऐसे पौधे, औषधि पौधे लगाए, जिससे हमें कम लागत में अच्छी उपलब्धि हो। ये हमारा होता है एजुकेशनल लीडरशिप, जिसमें हमारी काजल चौधरी मैम ने काफी ज्यादा सहयोग भी दिया, उन्हीं के निर्देशन में सारे कार्यक्रम चल रहे थे। तो हम ये बात कर रहे हैं कि शैक्षिक संस्था के क्षेत्र में उच्च अधिकारियों द्वारा, उसमें भी हम लीडरशिप की भावना देखते हैं। जैसे हमारे विश्वविद्यालय की हम बात करें तो वाइस चांसलर जी होते हैं, उनके दिशा निर्देशों के अनुसार ये विश्वविद्यालय
अपने अनंत ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करता है, उसके अनुसार जो धीरे धीरे उसके अधीनस्थ होते हैं, जैसे हम रजिस्ट्रार की बात करें, हेड सर की बात करें, फिर अपने क्लासरूम के टीचर की बात करें, इस तरीके से जो निर्देशन होता है ये एक ऊपर से लेकर नीचे तक भी आने वाली प्रक्रिया होती है और नीचे से ऊपर भी जाने वाली प्रक्रिया होती है। इससे जो पारस्परिक संबंध बनता है वह भी एक नेतृत्व का बहुत बड़ा रोल अदा करता है। इससे हम अमूमन ये देखते हैं कि बच्चों में भी, स्टूडेंटों में भी वो लीडरशिप की भावना जागृत होती है। इसी लीडरशिप की भावना को जागृत करने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने ये कहा था कि बच्चों में जो एकता अनुशासन आए, उन्होंने इसलिए कहा कि एनसीसी की स्थापना की जाए, हर बच्चे को अनिवार्य किया जाए कि वह एनसीसी ले। इसीलिए स्काउटिंग की व्यवस्था की, जो वेडन पावेल जिसके जन्मदाता होते हैं वह भी बताते हैं कि जिस तरीके से बच्चों में नई चीजों को लाने का प्रयास किया जाए और उनमें एक लीडरशिप की भावना होती है। क्योंकि अमूमन हम ये देखते हैं कि कोई भी समस्या हमारे घर पे आती है तो हमारे बड़े बुजुर्ग लेते हैं फैसले, अगर क्योंकि धीरे धीरे हम बच्चों भी लेने से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि हम शुरुआत में क्या होते हैं किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं। जैसे जैसे हम चीजों को समझते जाते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर जो लीडरशिप की भावना होती है वह भी डेवलप होती चली जाती है। जैसे हम देखते हैं क्लासरूम में नेहा पटेल मैम को, वह किस तरीके से क्लास को मैनेज करती हैं और किस तरीके से सभी को लेकर चलती हैं। ऐसा नहीं है कि क्लास में सभी समान एक ही सजाती बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं होता है। कोई उच्च दर्जे का होता है, कोई गुस्सैल वाला होता है, कोई विनम्र होता है, तो सभी को एडजस्ट करने की जो पावर होती है वह भी एक लीडरशिप में होनी चाहिए। और जब शैक्षिक नेतृत्व की हम बात करें तो वहां भी एक टीचर सभी को समायोजित करके लेकर जाता है ताकि किसी का भी कुसमायोजित व्यवहार ना हो सके, बल्कि सुसमायोजित व्यवहार उस वातावरण के अनुसार कर सके जिससे अपने वह लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो सके। अब हम देखते हैं नेतृत्व की प्रकृति। इसमें गलती से हो गया, इसमें हमने शैक्षिक नेतृत्व होना चाहिए था। फिर भी शैक्षिक नेतृत्व और नेतृत्व हम दोनों को समझने का प्रयास करेंगे। और हम पहले बात करते हैं कि जो नेता की जो प्रकृति होती है, हमने उसके व्यवहार को जान लिया, वह किस नेचर पे कार्य करता है इस पर भी हम तो हम देखते हैं कि समूह क्रिया द्वारा विकसित करना। अमूमन हम जो नेता होता है, कोई भी नेता होता है, वह ऐसे अमूमन ऐसा नहीं होता है। वह जब भी कोई क्रिया होती है, क्योंकि लीडरशिप हम तभी जान पाते हैं जब वो कोई समूह में हम बैठते हैं और ये कहा जाता है कि इस चीजों को कौन का अच्छे से कर सकता है, तो हम लोगों में एक चुनाव होता है। तो चुनाव के द्वारा हम ये देखते हैं कि जो समूह में वो कार्य उसके अंदर वो डेवलप, वो पावर उसके अंदर है, क्षमताएं हैं कि नहीं है, इस चीज से हम क्या करते हैं, हम समूह के द्वारा उस चीज का निर्माण करते हैं कि समूहों के द्वारा जो समस्याएं हैं उसका निराकरण जो कर सकता है, हम उसे एक नेता चुन लेते हैं। नेता सहयोगी वातावरण, क्योंकि जो नेता होता है वह अमूमन एक सहयोगी की भावना, अगर उसमें अंदर सहयोग की भावना नहीं होगी तो वह अच्छा नेतृत्व नहीं कर सकता है। और एवं वातावरण के अपने अनुकूल, क्योंकि आज जिस तरीके से नेतृत्व के ऊपर जो चाहे वह एजुकेशनल लीडरशिप हो चाहे वह लीडरशिप हो, अमूमन आज भौतिकतावादी इस युग में चीजें पल पल में चीजें बदलती चली जा रही हैं। इतने आईसीटी ने इतना ज्यादा बल दे दिया है, वैज्ञानिकता पे इतना ज्यादा फोकस कर दिया है कि आज हर जो पुराने नेता है अपने तरीके से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एडजस्ट करने के लिए उन्हें अपने वातावरण के साथ अनुकूलन करना पड़ेगा। क्योंकि कहा भी जाता है कि इस संसार में वही व्यक्ति बच सकता है जो सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान हो, वो नहीं बच सकता, बल्कि बच वही सकता है जो वातावरण के साथ अपने को अनुकूल कर ले। हम लोगों ने डार्विनवाद को पढ़ा, जानते भी हैं कि जिस तरीके से जिराफ की जो गर्दनें हुई, जो जिराफ अपनी गर्दन को उठा नहीं पाए, अपने अपने चारे को नहीं खा पाए, वृक्षों को, वो भूखे हो गए, मर गए। जिन्होंने अपनी गर्दन को बढ़ा लिया, जिन्होंने अपने वातावरण के साथ अनुकूलन कर लिया, आखिर में वही वो विकास किए। तो कहने का अर्थ यही है कि जो तरीके से जिस हम युग में जी रहे हैं, अपने चीजों को, अपनी कार्यकुशलता को जब तक हम आगे प्रोसीड नहीं करेंगे, आगे बढ़ाएंगे नहीं, तब तक हम वातावरण के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। और जो व्यक्ति वातावरण के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर जाता है, कर पाता है, वह या तो समाज से इतर हो जाता है या वह उसमायोजित हो जाता है। तो हम बात करते हैं कर्मचारियों का प्रतिनिधि। अमूमन हम ये भी देखते हैं कि एजुकेशनल लीडरशिप में जो कर्मचारियों का प्रतिनिधि होता है, हम यूनियन की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं या किसी भी संस्था की बात करते हैं, जो अगर हम क्लासरूम की बात करें तो जो स्टूडेंट की मांग होती है उसके अनुसार, जैसे हम लोगों में टीचर की
उपलब्धता नहीं थी, तो हम लोग ये सर से कहते थे कि सर हम लोगों को कोई टीचर उपलब्ध कराइए। तो सर ने किया, तो हमारे पास जो नई टीम आई है, जो 3 नई टीम आई है, उस चीज को बखूबी अंजाम दे रही है। उन उद्देश्यों को, हमारे जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, जहाँ प्रभावित हो रहे थे, उन उद्देश्यों को हम आगे लेकर चल पा रहे हैं। वैसे ही किसी भी संस्था में अगर हम कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, जैसे हम यूनियन की बात करते हैं, क्योंकि मजदूरों का जो होता है वो अपनी आवाजों को नहीं निकाल पाते हैं, या वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं हो पाते हैं, तो उनमें जो लीडरशिप की भावना होती है वो विलुप्त होती जाती है। और उन्हीं में से अगर कोई अपने अधिकारों को, अपनी आवाज को देता है, तो हम कर्मचारी उसको क्या करते हैं, उससे अपना नेता चुन लेते हैं कि हमारे उद्देश्यों की वह पूर्ति कर सकेगा। हम बात करते हैं उपयुक्त परामर्श देना, क्योंकि आप देखते हैं कि एक नेता में ये गुण ये भी होना चाहिए, वह उपयुक्त परामर्श दे। क्योंकि परामर्श देने से क्या होती है, वो चीजें, नई नई चीजें निकल के पाती हैं। हम लोग देखते हैं जिस तरीके से एजुकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने हेड सर से या अपने भाई बंधु से या अपने परिवार से या जहां भी समाज में हम रहते हैं, अपने क्वेश्चनों को, अपने प्रश्नों को उन पे कहते हैं, उनसे प्रश्न हल करने का प्रयास करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे जो अंदर जो लीडरशिप की भावना होती है वो भी कहीं ना कहीं डेवलप होती है कि क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। एक लीडरशिप भी यही कहता है कि अगर जैसे हम अमूमन गांव की बात करें, अभी पंचायत का चुनाव हुआ है, तो अमूमन जो नए नए प्रत्याशी उभर के सामने आए हैं, तो गांव में क्या करते हैं, उनके यहाँ पूछने जाते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या मैं आपकी बात सरकार से कर सकता हूँ, यहाँ तक की। तो इससे ये होता है कि जो व्यक्ति होता है उसकी जो निम्न आवश्यकताएं होती हैं वो अभी तक उच्च स्तर तक पहुंच जाती है। इससे क्या होता है कि हमारा जो संबंध होता है नेता से, उससे भी जुड़ा रहता है। पदोन्नति, आय वृद्धि, प्रदर्शन स्तर पे भी हम देखते हैं कि हम पैसों की बात करते हैं या हम पदों की बात करते हैं, तो जिसे जैसे जैसे हम, हमारे अंदर लीडरशिप की भावना होती है, वैसे वैसे हम पदों को अपने उन्नत के शिखर पे जाते हैं। और जैसे जैसे हम में लीडरशिप की भावना कम होती जाती है, हम अवनत के शिखर पर अवनत के शिखर पर आना प्रस्तुत कर देते हैं। इससे हम लोगों में क्या होती है, हम लोगों में निरस्ता आ जाती है। इसलिए एक समझदार या अच्छा नेतृत्व में ये होना चाहिए, वह निरंतर प्रगति करता रहे, अपने विचारों को भी नया प्रगति अंजाम देता रहे और समाज के साथ अपने को समन्वित करने का प्रयास करे। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, हमने आपको पहले ही बताया इस चीज पे। तो जिस तरीके से एक एक समूह में, जिस तरीके से लोगों में जो धारणाएं होती हैं, जो शक्तियां विद्यमान रहती हैं, उन शक्तियों को जब तक हम एकत्रित नहीं करेंगे, तब तक हम समाज का निर्माण नहीं कर सकते हैं, और तब तक हम एक अच्छा लीडरशिप नहीं निभा सकते हैं। क्योंकि लीडरशिप का हमने मूल अर्थ यही बताया कि जब सबको लेकर चले, सबकी शक्तियों का भरपूर इस्तेमाल करें। जैसे हमने आपको बताया, अभी बता रहा हूँ कि जिस तरीके से हम लोग DWT में गए थे, तो काजल मैम ने हमसे ये कहा कि आलोक जी आप संचालन कार्य का कार्य करें। तो मैंने कहा मैम ठीक है, क्योंकि वो मुझे जानती थी कि मैं संचालन कार्य कर सकती हूँ। वहीं पे एक सौरभ अहरवार थे, जो HN मिश्रा के थे, तो उन्होंने भी इस चीज को कहा। तो काजल मैम ने कहा नहीं, जो कर सकता है मैं उसी को दूंगी। तो इससे ये होता है कि जिसके अंदर जो शक्तियां हैं, उनके अंदर कुछ दूसरी शक्तियां हैं, तो हम उसका दूसरा उपयोग करेंगे। इसलिए हम अमून, जैसे अगर हम शिक्षण के दौरान देखें, अगर कोई भी भाषा का विद्यार्थी है, तो उसे कला और साहित्य सिखाई जाए, तो उसका अभिरुचि जो होती है वो बढ़ती जाती है। वहीं पर उसे गणित का पढ़ाने के लिए दे दिया जाए, तो उसकी जो अभिरुचि हो कहीं ना कहीं धूमिल होती चली जाती। इसलिए हमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण, जो बंटवारा होना चाहिए, वो भी एक सही तरीके से सही दिशा में होना चाहिए। इससे हम क्या करते हैं, अपनी लीडरशिप को और भी अच्छा कर सकते हैं। समय का सदुपयोग करना, हम अमूमन ये देखते हैं कि क्योंकि जब तक हम समय के साथ अपने को एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि अमूमन हम ये देखते हैं कि जो हम, जैसे आज ही बात है कि अगर आज हम लोग कोई भी प्रेजेंट नहीं करता है, तो हम लोगों का क्या होता, आज की जो क्लास थी वह अधूरी चली जाती है। तो इससे भी हम लोग क्या करते हैं, समय का सदुपयोग, क्योंकि ये क्लास जो समय चला जाता है वो दोबारा नहीं आता है। तो इस तरीके से जो भी समस्याएं होती हैं, हम लोग सामूहिक निर्णय लेकर के एक अच्छे निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। इससे हमारा क्या होता है, समय का सदुपयोग होता है। कर्मचारियों को प्रेरित करना, क्योंकि अमूमन एक लीडरशिप में ये भी भावना होती है, जब तक वो अपने कर्मचारियों को प्रेरित नहीं करेगा, तब तक उसके जो कार्यशैली, उसमें प्रगाढ़ता नहीं आती है। क्योंकि जब प्रगाढ़ता आती है, तो कार्य और भी अच्छे तरीके से होता है। जैसे हम अधिगम को लें, हम अधिगम को करते हैं, अगर हम अधिगम के साथ साथ बच्चे को या लर्नर को अगर मोटिवेट करें, अभिप्रेरित करें, तो कहीं ना कहीं उसके जो अधिगम है उसमें और भी ज्यादा चार चांद लगा देता है। अब हम बात करते हैं शैक्षिक नेतृत्व का कार्य क्षेत्र।
आवाज हमारी पहुंच रही सब लोगों को? हाँ सर, आ रही है। यस सर। हम बात करते हैं शैक्षिक नेतृत्व का कार्यक्षेत्र, क्योंकि किसी भी चीजों का कार्यक्षेत्र बांटना बहुत ही मुश्किल होता है, फिर भी हम कुछ चीजों को बांटने का प्रयास करते हैं कि क्या हो सकते हैं उनके कार्य। तो जैसे हमने इसमें देखा विद्यालय, हम क्योंकि एजुकेशनल लीडरशिप की बात कर रहे हैं तो कुछ बिंदुओं को हम इसमें बांट सकते हैं, लेकिन अमूमन बांट हम पूरी तरीके से नहीं कर पाते हैं। फिर भी हम चीजों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं कि विद्यालयी क्रियाओं हेतु उद्देश्य निर्धारित करना, क्योंकि जिस तरीके से हमारा जो लीडरशिप होता है, अगर हम विद्यालय की जो क्रियाएं होती हैं, चाहे वो सहगामी पाठ्य सहगामी क्रियाएं हो या सहगामी क्रियाएं हो, तो इन सब चीजों में जब तक हम उनके उद्देश्य निश्चित नहीं कर सकते हैं, तब तक हम किसी चीज को लीडरशिप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमारा एक उद्देश्य ये भी होता है कि जो विद्यालय का क्या हो सकता है, अमूमन व्यक्ति यहाँ से पढ़ने के बाद क्या बन सकता है, उसके अंदर क्या विवेक शक्ति ऐसी जागृत हो सकती है जिससे समाज का उत्थान हो सके। इसलिए हम क्या करते हैं, हम उसकी एक निश्चित उद्देश्य बनाते हैं। अमूमन हम लोगों ने थोड़ा सा, हम अगर फिलॉसफी के तौर पे चलें तो भाटिया जी ने कहा है कि अगर जो व्यक्ति बगैर उद्देश्यों के चलता, वो लहरों के थपेड़े खाते हुए किसी भी दिशा में जा सकता है। इसलिए हमें अपने उद्देश्य को निश्चित करना पड़ेगा कि हम करना क्या चाहते हैं। क्योंकि अगर हम कोई भी चीज हो, इंस्टीट्यूट हो या कोई भी पॉलिसी हो, जब तक हम उसके उद्देश्य निर्धारित नहीं कर सकते, तब तक उस धुरी पर चलने के लिए हमें कोई मार्ग नहीं निश्चित मिल पाता है। क्योंकि जैसे हम बात करें, हम अगर विद्यालय में एडमिशन कराए हैं तो हमें ये होता है कि हमें एमएड की जो डिग्री है वो एक प्रोफेशनल डिग्री मिलेगी, साथ में हम लोगों में एक टीचर एप्टीट्यूड का जो विकास होगा वो भी अच्छे तरीके से होगा। इससे क्या होता है, हम लोगों का एक उद्देश्य है। अब इन उद्देश्यों से बढ़कर हमारा एक विद्यालय का उद्देश्य ये होता है कि हम बालकों को ऐसा डेवलप कराएं कि ताकि ये अपने आप को समाज के साथ समायोजित कर भी सकें, साथ साथ हमारे राष्ट्र और समाज का उत्थान भी कर सकें। तो हम क्या करते हैं कि नीतियां निर्धारित करते हैं कि हमें क्या क्या पार्टिकुलर ऐसे चीजें बनानी होंगी कि हम जिससे उन उद्देश्यों की पूर्ति में लग सकें। जैसे हम बात करते हैं, हम कैरिकुलम की बात करते हैं, अगर हम पाठ्यक्रम जो होता है, अगर हम सिलेबस को निर्धारण नहीं कर सकते तो हमें अमूमन क्या पता होगा कि हम विद्यार्थी में क्या चीज डेवलप करना चाहते हैं और क्या चीज नहीं। क्योंकि जब तक हम अपने कैरिकुलम, अपने नीतियों को निर्धारित नहीं कर लेते हैं, तब तक हम अपने उन उद्देश्यों की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमें अपने उद्देश्यों को भी निर्धारित करना पड़ेगा, अपनी नीतियों पर भी अमल करना पड़ेगा कि हम ऐसी क्या चीजें डेवलप कर सकें ताकि हमारे बालक के जो व्यक्तित्व होता है उसमें वो एक प्रभावशाली माध्यम का कार्य कर सके। कार्यों का निश्चय एवं प्रारूप तैयार करना, जब तक हम, क्योंकि हमने नीतियां तो बना ली, अब हम उनके कार्यों का निश्चय कैसे कर सकते हैं एवं प्रारूप कैसे तैयार करें जिससे ये चीजें अच्छी तरीके से हो सकें। जैसे हम एक टीचिंग लर्निंग को लें, तो जब तक हम अपने उद्देश्यों को, क्योंकि हमारा शिक्षा का उद्देश्य होता है बालक का सर्वांगीण विकास करना, वैसे ही हमारा जो करिकुलम होता है उसका भी एक उद्देश्य होता है कि हम उन उद्देश्यों की पूर्ति में अपना पूरा सहयोग करें। वैसे हमारी जो टीचिंग मेथड होती है, शिक्षण विधियां जो होती हैं, उसमें भरपूर सहयोग देती हैं कि किन विधियों के माध्यम से हम विद्यार्थी को अपने ज्ञान से अवगत कराएं, उनको ज्यादा लर्न कराएं। उसी प्रकार से जब तक हम कार्यों का निश्चय नहीं कर सकते हैं, प्रारूप तैयार नहीं कर पाएंगे, तब तक हम किसी भी नेतृत्व को, चाहे वह एजुकेशनल नेतृत्व हो, चाहे वह कुछ भी हो नेतृत्व, हम उस चीज को एक धरातल पे नहीं ला सकते हैं। प्रशासकीय कार्यों तथा उनके ढांचे में समन्वय करना, क्योंकि हमारा जो एक सिस्टम होता है प्रशासन के तौर पे कार्य करता है, चाहे वह उच्च से निम्न की ओर हो, चाहे वह निम्न से उच्च की ओर हो। इससे हमारा जो प्रशासन का कार्य होता है उसमें भी एक समन्वय चाहिए, एक ढांचा, जो संगठनात्मक ढांचा होता है, जब तक उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, आपस में समन्वय नहीं होगा, तब तक हम किसी भी चीज को अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हर चीज की एक अच्छाई होती है और हर चीज की एक बुराई भी होती है। जब तक उन चीजों को हम एडजस्ट करके नहीं चलते हैं, तब तक हमारा कोई भी कार्य प्रभावशाली नहीं हो सकता है। प्रभाव तथा संचालन का मूल्यांकन, हम ये अमूमन ये देखते हैं कि हमारा जो हमने जो चीजें अप्लाई की हैं उसका क्या विद्यार्थी पे प्रभाव पड़ा और उसका संचालन हम किस तरीके से और अच्छे से कर सकते हैं, और बार बार हम इस चीजों को मूल्यांकन करते हैं कि चीजें हमारे कहाँ तक सफल हुई या क्या कमियां ऐसी रह
रही हैं कि हम उस चीजों में और सुधार कर सके और आगे बढ़ने का प्रयास कर सकें। क्योंकि मूल्यांकन जो होता है वह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। अमूमन हम हर चीज को अपनी निगरानी के तौर पे देखते रहते हैं कि उसमें क्या क्या समस्याएं आ रही हैं और उन कमियों को, उन दोषों को दूर करके हम एक सही मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास करते हैं। हम बात करते हैं शिक्षा के विकास हेतु सामाजिक नेतृत्व के साथ मिलकर कार्य करना। क्योंकि अगर हम शिक्षा के विकास हेतु सामाजिक नेतृत्व, क्योंकि आज हम देखते हैं कि हम जो शिक्षा का मुद्दे हैं, अगर हम उसे सामाजिक मुद्दे नहीं बनाते तब तक हमारा जो शिक्षा है वो प्रगति नहीं कर सकता है। और उसके साथ नेतृत्व के साथ मिलकर कार्य करना, क्योंकि हम देखते हैं कि आज भी हमारे देश में जो एजुकेशनल तो बढ़ती जा रही है, लेकिन हम शैक्षिक मुद्दों को सामाजिक मुद्दा नहीं बना पा रहे हैं। क्योंकि जब यह शैक्षिक मुद्दा सामाजिक मुद्दा में तब्दील होता है, तब वह सामाजिक मुद्दा राजनीतिक मुद्दा में तब्दील होता है और तब जाकर के हमारी जो पोलिंग पार्टियां हैं या हमारी जो सरकारें हैं उस चीज को मानने को तैयार होती हैं। क्योंकि हमारे भी किसी भी समस्या का समाधान हमारी एजुकेशन कर सकती है, और एजुकेशन से कुछ जो भी चीजें निकलती हैं उसे हम सामाजिक मुद्दा बनाएं, चाहे वह जेंडर हो, चाहे तमाम ऐसी चीजें हैं। हम देखते हैं लोगों के अधिकार छीने जाते हैं, चाहे वह महिलाओं की बात हो। इन तमाम चीजों पे हम ये देखते हैं कि जब तक हम शिक्षा के मुद्दे को सामाजिक नेतृत्व का निर्माण नहीं कर पाएंगे तब तक हमारा वो चीजें नहीं हो सकती। और जब शैक्षिक नेतृत्व, जब हम एजुकेशनल लीडरशिप को लेकर चलते हैं, तो जब विद्यार्थी समाज में जाता है तो उसका जो लीडरशिप होता है वह भी एक प्रभावशाली माध्यम होता है। क्योंकि लोग ये अमूमन ये आम बोलचाल में ये भी होता है कि जो विद्यार्थी क्लासरूम में अच्छा होता है वह समाज के लिए भी अच्छा कार्य कर सकता है और करता भी है। इसमें कोई दो राय नहीं है, वह विद्यार्थी करता भी है और समाज के नेतृत्व उत्थान के लिए निरंतर प्रयासशील रहता है। इसलिए हम सबको एक समाज, जो हमारा एक शैक्षिक नेतृत्व है उसे अच्छे तरीके से डेवलप करना चाहिए, ताकि तभी हम समाज को एक अच्छे सभ्य समाज का निर्माण कर सकते हैं। शैक्षिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग, जैसे हमने बताया आपको कि हम जब तक अपने जो संसाधन है, जैसे हमारा अभी कोरोना का काल चल रहा है, संकट काल चल रहा है, आपदा काल चल रहा है, ये वैश्विक महामारी है, हम लोगों को घर कर गई है कि हम अमूमन अपने घर में बैठकर चीजों को, अगर आज हम आईसीटी के माध्यम से, किसी भी माध्यम से अगर हम एक दूसरे से जुड़ते ना, तो हमारे जो संसाधन, हमारी जो बिल्डिंग खड़ी हुई है वह भी किसी कार्य की ना होती। इससे हमारे जो शैक्षिक संसाधन है, रिसोर्सेस हैं, उनका जब तक हम कुशलतम उपयोग ना कर सकें, जैसे अभी हम लोगों की मीटिंग कल परसों हम लोगों के क्या हुआ था, गूगल मीट की जो थी समस्याएं, वो थोड़ी सी समस्याएं हुई, लेकिन उसके बाद चीजें सही हो गई। तो उससे हम क्या करते हैं, एक रिसोर्स पैदा कर सकते हैं, हम उसका कुशलतम उपयोग कर सकते हैं। हम चाहे दिन में या किसी भी समय, हम किसी भी समय किसी से बातें कर सकते हैं या अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। हम अगर शैक्षिक इंस्टीट्यूट की बात करें तो हमें याद आता है वो दिल्ली का वो छोटे छोटे विद्यालय, जो हम लोगों को हेड सर भी अपने विचारों को, अपने ज्ञान को साझा करते थे। यह कहते थे कि जो दिल्ली के कॉलेज थे, छोटे छोटे विद्यालय थे, चाहे प्राथमिक हो चाहे माध्यमिक हो, उन विद्यालयों में सुबह और शाम को दोनों क्लास लगती थी। कुछ बच्चों को सुबह बुलाया जाता था, कुछ बच्चों को शाम बुलाया जाता था, क्योंकि वहां उनके पास बच्चों की संख्या ज्यादा थी और टीचर भी कम थे। तो टीचरों का जो ज्ञान है सभी विद्यार्थियों तक सही तरीके से, सुलभ तरीके से पहुंचे, इसलिए उन्होंने उसका कुशलतम उपयोग किया। तो जैसे हम लोगों की बिल्डिंग है, तो अगर एक ही क्लासरूम है, तो अगर विद्यार्थियों को हम सुबह पढ़ाएं, अगर शाम को विद्यार्थी कोई टाइम मिलता है तो उसे हम शाम को ही पढ़ाएं, तो इससे हमारा क्या होता है, कुशलतम उपयोग हो सकता है। हम अगर बात करें बिहार की, वहां पे चरवाहा पद्धति चलती है एजुकेशन की, तो वहां पे शाम को क्लास चलती है। इससे क्या होता है, हमारा जो कुशलतम रिसोर्स है उसका डेवलपमेंट होता है, चाहे वह हमारा आईसीटी का हो, चाहे वह भौतिक संसाधन का, किसी भी तरीके से, चाहे वह मानव संसाधन हो क्यों ना हो, हम चीजों को अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं। और एक शैक्षिक नेतृत्व के लिए एक क्राइटेरिया ये होता है कि उसका कुशलतम जब तक वह उपयोग नहीं कर पाता तब तक उसका एक जो लीडरशिप होता है वह अमूमन प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। संबंधित शैक्षिक कार्यों में समाज के व्यक्तियों और विशेषज्ञों से सहयोग एवं विचार विमर्श करना, क्योंकि हम ये देखते हैं कि कोई भी जो नवाचार आज देश दुनिया में जिस तरीके से 3 साल में ज्ञान अपने दुगने स्तर पे चले जाते हैं, इससे हम क्या होते हैं, हम चीजों को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते चले जाते हैं। तो इससे हमारा क्या होता है, हमारा जो विकास होता है कहीं ना कहीं अवरुद्ध चला जाता है। इसलिए हमें उस डिपार्टमेंट से, किसी भी इंस्टीट्यूट से, या जो भी हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनसे हम क्या करना चाहिए, हमें बराबर उनसे अपने विचारों को विनिमय करना चाहिए, विचारों को साझा करना चाहिए और उनसे सहयोग लेना चाहिए कि क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं जिनका हम छोटे स्तरों पर भी उसका
निराकरण कर सकें, क्योंकि ये चीजें जब ये बड़ा विकराल रूप ले लेंगी तो समस्याएं सुलझाने का कोई दूसरा मार्ग नहीं होता है। इसलिए हमें अमूमन ये देखना होता है कि जो भी समस्याएं हो रही हैं, हमें उसे दूर करने का प्रयास हर हाल में सोचना चाहिए और संबंधित एक्सपर्ट को उनसे सलाह लेकर उनके विचारों को साझा करके कुछ नए जो इनपुट निकल के आते हैं उनको हम इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें। अब हम बात करते हैं शैक्षिक नेतृत्व के कार्य। क्या होता है एक प्रभावशाली शैक्षिक नेतृत्व का, क्योंकि हमने नेतृत्व पढ़ लिया, एक एजुकेशनल लीडरशिप क्या होती है उसकी क्राइटेरिया पढ़ ली। अब हम देखते हैं कि एक इफेक्टिव एजुकेशनल लीडरशिप के क्या वर्क हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी कार्य को जब तक हम इफेक्टिव बनाने का प्रयास करते हैं तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले अपनी नीतियों का निर्माण करना चाहिए। इसलिए हमें क्या होना चाहिए, सुनियोजित नियोजन, एक प्लान बनाना चाहिए। जब तक हम एक अच्छे तरीके से प्लान नहीं कर सकते कि हमारे इंस्टीट्यूट को कहाँ पे हम विद्यार्थियों या किसी भी समाज को किस स्तर पे लेकर जाना होता है, जब तक हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं तब तक हम कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। इसलिए एक प्रभावशाली शैक्षिक नेतृत्व के लिए सर्वप्रथम कार्य होता है कि हम एक सुनियोजित नियोजन बनाए कि हमें करना क्या होता है। अगर हम ये नियोजित अगर सही तरीके से कर लें कि हमें क्या करना है, किन उद्देश्यों को लेकर चलना है, बालक में कितना हमने डेवलप करना है, इन तमाम चीजों को अगर हम लेकर चलें तो हमारा जो इफेक्टिव एजुकेशनल लीडरशिप है वो काफी ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है। इसके लिए वित्तीय कार्यकुशलता, क्योंकि कहा जाता है जो पैसा होता है, जो इकोनॉमी होती है, वह रीढ़ की हड्डी होती है। तो उस रीढ़ की हड्डी को भी, उसकी सही तरीके को भी हमें समझना होगा, उसकी कार्यकुशलता को, क्योंकि भारत एक निर्धन देश है और ऐसे इंस्टीट्यूटों को लाना, जिस तरीके से आज जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अपने आप में एक नया उच्चतम शिखर पे पहुंचता चला जा रहा है, उसका यही है कि जिस तरीके से उसकी लागत, वहाँ की फीस कम है और विद्यार्थियों को जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देती है, उससे बच्चे जो निकलते हैं वहाँ पे, एक गरीब तबका का बच्चा भी वहाँ से अपने आप को डेवलप करता है और चीजों को लेकर आगे बढ़ता है। इससे हमारा क्या होता है, हमारे जो वित्तीय कार्यकुशलता उससे भी एक सही तरीके से बेमेल लगाना चाहिए, ताकि अमूमन हम जिस आधार को लेकर चलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो सामाजिक, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, विभिन्न क्षेत्रों में इतनी ज्यादा विषमताएं हैं जिन्हें एक सूत्र पिरोने का कार्य हमारी एक एजुकेशनल लीडरशिप ही कर सकती है। और विकास कार्यों में निरंतरता, जब तक हम विकास कार्यों में निरंतरता, कंटिन्यूटी, तारतम्यता नहीं ला सकते, तब तक हम किसी भी प्रभावशाली शैक्षिक नेतृत्व का की कल्पना करना भी अपने आप में एक अधूरा सा लगता है। इसलिए हमें जब तक अपने विकास कार्यों में जब तक हम कंटिन्यूटी नहीं लाते, निरंतरता नहीं लाते हैं, तब तक वह चीजें डेवलप नहीं हो सकती हैं। संस्थागत प्रबंध, क्योंकि हम अभी देखते हैं कि छोटे छोटे जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं, उनका प्रबंधन हमें निजी तौर पे या सार्वजनिक तौर पे करना होता है, क्योंकि जब तक वह निजी तौर पे या सार्वजनिक तौर पे नहीं कर सकते हैं, तब तक उसका प्रबंधन सही तरीके से नहीं हो सकता। और प्रबंधन की हमने आपको बताया भी विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। प्रबंधन में हम देखते हैं कि उस पार्टिकुलर में जो वहाँ पे रिसोर्सेस हैं, चाहे वह हमारा ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वह फिजिकल रिसोर्स हो, इन तमाम चीजों जो भी रिसोर्स हैं, उनका जब तक हम कुशलतम उपयोग नहीं कर सकते, तब तक हम कुछ भी कार्य नहीं कर सकते हैं। नियुक्ति एवं चयन, और ऐसे व्यक्तियों को हम जब तक ऐसे, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी भी कार्य में कुशलतम है, अगर हम उसकी नियुक्ति को नहीं करते हैं और उसका चयन सही तरीके से नहीं कर सकते, उनके कार्यों का जब तक हम चयन नहीं कर सकते हैं, तब तक हम सही सही तौर पे एक प्रभावशाली शैक्षिक नेतृत्व का निर्माण नहीं कर सकते हैं। छात्रों के प्रवेश की योजनाएं, जब तक हमने आपको बताया भी, अभी हमने जिस तरीके से जेएनयू का एग्जाम्पल आप सबको साझा किया, उस तरीके से जिस तरीके से हम बालकों को प्रवेश की, जिस तरीके से हमारी एक प्लान होनी चाहिए कि बालक को, अगर हमारे पास कोई अच्छा इंस्टीट्यूट है, अगर उस अच्छे इंस्टीट्यूट को हमें और भी डेवलप करना, आगे लेकर जाना है, इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, हमें बच्चों का पहले टेस्ट लेना होगा कि क्वालिटी उनकी क्या है। जब तक, क्योंकि हम अमूमन ये देखते हैं कि हायर एजुकेशन में जब तक हम क्वालिटी को नहीं जांच पाते हैं, क्योंकि आज जिस तरीके से परीक्षाएं या जिस तरीके से मूल्यांकन का आधार चल रही है, वो काफी अलग है। इस आधार पे हमें एक मूल्यांकन लेना पड़ेगा, एक इंट्रेंस कराना पड़ेगा और अच्छे विद्यार्थियों को छांटने का प्रयास करना पड़ेगा, ताकि हमारे जो हमें आवश्यकताएं हैं, चाहे वह हम विद्यालय में पठन पाठन की बात करें, चाहे वह किसी भी इंस्टीट्यूट को या किसी भी संस्था को आगे ले जाने की बात करें, तो जब तक हमें उसके लिए एक कुशलतम एम्प्लॉयज की आवश्यकता होगी, जब तक हम उस चीज को नहीं देंगे, तब तक वह इंस्टीट्यूट अपने आप को उन्नत के शिखर पर नहीं ले जा सकता है। विद्यालय भवन तथा साज सज्जा,
क्योंकि हम ये देखते हैं जब तक अगर हम इंस्टीट्यूट की इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो जब तक हम विद्यालय क्योंकि किसी भी समाज का जो रूप होता है वह विद्यालय होता है। विद्यालय को हम जब तक बालक को आकर्षित नहीं कराएंगे, क्योंकि बालक को ये आकर्षित करना हो चाहिए कि जिस तरीके से हमारे समाज का जिस तरीके से निर्माण होता है वैसे ही हमारा विद्यालय समाज के अनुकूल हमें अपने आप को निर्धारण करेगा, हमें आपको समायोजित करने का प्रयास करेगा। इसके लिए हमें बालक को विद्यालय के प्रति आकर्षित करना पड़ेगा और उसकी जो साज सज्जाएं हैं, उसकी जो रोगन समस्याएं हैं जिसे हम पुताई कहते हैं, इन तमाम चीजों पे हमें उसे आकर्षित बनाना पड़ेगा और अपनी जो हमारी क्लासरूम है उसे इतना इफेक्टिव बनाना पड़ेगा, चाहे वो आईसीटी के माध्यम से हो, चाहे वो अन्य माध्यमों से हो, चाहे वो प्रयोगशालाएं से हो, इन तमाम चीजें, चाहे वो हमारी लाइब्रेरी हो, चाहे वो हमारे खेल कूद हो, उन तमाम साज सज्जाओं से जब तक हम उसका रंग रोगन नहीं करेंगे तब तक वह विद्यार्थियों को क्या कर सकता है, हमारा एक शैक्षिक नेतृत्व का डेवलपमेंट नहीं कर सकता है। क्योंकि किसी भी शैक्षिक नेतृत्व का डेवलपमेंट तभी कर सकता है जब उसमें एम्प्लॉयज आएंगे, एम्प्लॉयज तभी आएंगे जब उस कार्यों में उसकी आकर्षण क्षमता जब सबसे ज्यादा बढ़ने का प्रयास करेगी। अब हम बात करते हैं नेतृत्व के सिद्धांत। यहाँ पे सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ समझ में आ रहा सर। यस सर, आ रहा है। यस सर। चलिए धन्यवाद आप लोगों का। तो हम इसमें देखते हैं कि हम नेतृत्व के सिद्धांत, क्योंकि नेतृत्व के सिद्धांत तो बहुत ही ज्यादा है, फिर भी हम ट्रेड थ्योरी यानी गुण सिद्धांत के आधार पर देखेंगे। यह सिद्धांत, यह नेतृत्व का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित विश्लेषण का सिद्धांत माना जाता है, जो कि 1960 तक ही माने रहा। इस सिद्धांत की अवधारणा यह थी कि प्रत्येक व्यक्ति में एक नेतृत्व के गुण उपस्थित नहीं होते हैं। वे व्यक्ति जिनमें नेतृत्व के निश्चित या गुण या विशेषताएं होती हैं वे भी नेतृत्व के क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो हमने ये देखा था कि नेतृत्व के जो गुण सिद्धांत होते हैं, हमने अमूमन ये माना कि एक, अगर हम थोड़ा से पीछे लेकर चलें, अपने इतिहास को लेकर चलें, चाहे वह वैदिक काल हो, चाहे वह बुद्धिज्म काल हो, चाहे आधुनिक काल हो, हम ये देखते हैं वैदिक काल की बात अगर हम करते तो वहां पे देखते थे कि जो पुरोहित वर्ग था या कह सकते जो अध्यापक वर्ग था वह वही अपना अध्यापन कार्य कर सकता था और उसमें जो उसके जो बच्चे होते थे वही लीडरशिप को आगे लेकर जाने का प्रयास करते थे। तो चीजें वहीं तक संकुचित होने लगी। लेकिन जैसे जैसे हमारा बुद्धिज्म काल आया, वह एक भारत का जो कहते हैं कि लाइट ऑफ एशिया माना जाता है बुद्धिज्म, उसने एक जो शिक्षा को संस्थागत रूप में लाने का प्रयास किया और जो नेतृत्व है उसे अच्छे विकसित रूप में धारण करने की प्रबलता पर बल दिया। वहीं पर आधुनिक काल ने ये कहा, जिस तरीके से एक लीडरशिप में जो भी क्वालिटियां होती हैं, अगर उस क्वालिटियों में हम प्रशिक्षण के द्वारा, ट्रेनिंग के द्वारा अगर विद्यार्थियों में उस चीजों को समाने का प्रयास करें, उसमें प्रस्थापित करने का प्रयास करें, तो हमारा जो लीडरशिप है, हर व्यक्ति लीडरशिप की भावना लग सकता है, कर सकता है। तो उसी के अनुसार हम ये देखते हैं कि ये जो ट्रेड थ्योरी है, इसे गिसेली महोदय ने ये कहा कि एक अच्छे नेता में निम्न गुण होने चाहिए। उन्होंने ये कहा कि सर्वप्रथम उसमें योग्यताएं होनी चाहिए। वह योग्यताएं कैसी होनी चाहिए? उन योग्यताओं, उन्होंने 3 योग्यताओं की बात की। उन्होंने ये कहा कि पर्यवेक्षण योग्यता होनी चाहिए। जब तक वह सुपरविजन नहीं कर सकता है तब तक वह एक अच्छा नेतृत्व नहीं कर सकता है। क्योंकि अमूमन हम ये देखते हैं कि किसी भी इंस्टीट्यूट में हम जब जाते हैं, चाहे वह नैक की हम देखते हैं, नैक जिस तरीके से आता है विश्वविद्यालयों को या किसी महाविद्यालय की पर्यवेक्षण करता है, वह अमूमन देख के चला जाता है, उसको ग्रेड देता है। इस तरीके से जब तक हम विश्वविद्यालयों को या महाविद्यालयों को जिस तरीके से हम ग्रेड आवंटित करते चले जाते हैं, उनमें जो क्वालिटी होती है उसको भी बताते चले जाते हैं। उसमें क्या होती है, हमारे जो देखने का, जो ऑब्जर्वेशन का जो सिद्धांत होता है, जो योग्यता होती है, किन किन बिंदुओं को हमें देखना होता है, किन किन बिंदुओं को हमें नजरअंदाज करना होता है, क्या क्या हमारी ऐसी चीजें ला सकते हैं जिससे हमारा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और भी चीजें इफेक्टिव हो सकते हैं, और ऐसे क्या क्या कमियां हैं, उन कमियों को कैसे सुधारा जा सके, इन सब चीज का जो क्वालिटी होती है, जो योग्यता होती है, एक व्यक्ति में होनी चाहिए, तभी वह एक अच्छा तरीके से वह नेतृत्व कर सकता है। बुद्धिमत्ता, उन्होंने ये कहा क्योंकि किसी भी कार्य करने के लिए हमें बुद्धिमत्ता की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। जब तक हम बुद्धिमत्ता नहीं करते, किसी भी चीज का हम जब तक विश्लेषण नहीं करते हैं, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि इस तरीके से राजनीति अपना अलग परचम निभाते चली जाती है। हम
सांप्रदायिक दंगों में जिस तरीके से अपने आप को फंस जाते हैं, जिस तरीके से हम लोगों के मानसिक पटल पे भूसे भरे जाते हैं, उस तरीके से हमें बुद्धिमत्ता के उस आलम को समझना होगा कि सही क्या है, गलत क्या है। जब तक हमें विश्लेषण करने की क्षमता नहीं होगी, तब तक हम किसी भी इंस्टीट्यूट को किसी भी शिखर तक ले जाने पर असफल होते रहेंगे। इसलिए हमें सबसे पहले बुद्धिमत्ता को लाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अगर एक अच्छे इंस्टीट्यूट में हम तभी कर सकते हैं कि क्या क्या ऐसे बालकों को ऐसे क्या क्या ज्ञान आवंटित किए जाए, या हो सकता है उनके ज्ञान में ऐसी क्या क्या रुकावटें हैं जो उन्हें बुद्धिमत्ता तक ले जाने में विफल साबित कर रही हैं। उन फैक्टरों को चयनित कर, चिन्हित कर उन्हें दूर करने का प्रयास करें। उनके एक अंदर एक नई चेतना का विकास करना चाहिए, जिससे उनके अंदर एक बौद्धिक क्षमता का विकास हो, वह सही और गलत तरीके का निर्माण कर सकें कि सही क्या होता है और गलत क्या होता है। अमूमन हम ये देखते हैं कि हम एक ही धारा के बिल्कुल विपरीत बढ़ते चले जाते हैं। किसी भी समस्या के दो पहलू होते हैं, उन दोनों पहलुओं को जब तक हम समझ नहीं लेते हैं, तब तक हम किसी भी समाज का सही तरीके से निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो हमने ये देखा कि ये योग्यताएं होनी चाहिए। योग्यताओं में हमने ये देखा कि उसमें पर्यवेक्षण और योग्यता होनी चाहिए, उसमें बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, और एक तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पहल करना। क्योंकि जब तक हमारे पास ऑब्जर्वेशन करने की भी क्षमता आ गई, एबिलिटी आ गई, हमारे अंदर बुद्धिमत्ता की भी आ जाती है, हमारे अंदर अगर पहल करने की, क्योंकि हम पहल तभी कर सकते हैं, हमने ऑब्जर्वेशन भी कर लिया, हमने ये भी देख लिया कि क्या क्या फैक्टर ऐसी चीजें हैं, या हमने बुद्धिमत्ता भी देख ली कि ऐसी चीजें क्या हो सकती हैं, और हम उस चीज में अगर व्यवहारिक रूप में उसे हम प्रयोग ना करें, उसके लिए हम पहल ना करें, तो इसमें इतनी बड़ी विडंबना को हम नहीं आगे लेकर जा सकती। इसलिए हमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये लगता है कि हमें पहल करना पड़ेगा। उन समाज की बुराइयों को, या विद्यालय में जो भी अन्य ऐसी चीजें हैं, उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि जो हमारा शिक्षा का जो उद्देश्य है, हर व्यक्ति को सही ज्ञान मिल सके, सही सुचारू रूप से मिल सके, सही समान तरीके से मिल सके, और उनके अंदर वो व्यक्तित्व का विकास कर सकें, जिससे वह अपने आप को समाज के साथ समायोजित करने के साथ साथ देश व राष्ट्र का भी विकास कर सके। और विश्व धरातल पे अपने आज जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि एक नारा चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, उस आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत ही अगर हम ये पहल नहीं करेंगे जब तक अपने अंदर कि हमें समाज में ऐसी क्या क्या बुराइयां हैं, उन बुराइयों को दूर करने से पहले हमें अपनी बुराइयों को भी दूर करना पड़ेगा, तथा उन समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं, आडंबर हैं, उन्हें भी दूर करने का प्रयास करना पड़ेगा। तब जाके हम एक अच्छे इंस्टीट्यूट या किसी भी समाज का उत्थान कर सकते हैं। हम बात करते हैं व्यक्तित्व गुण की बात। हाँ आलोक। हाँ सर। हाँ, कितनी स्लाइड है अब? सर अभी काफी है सर। ठीक है, तो यहाँ से अब हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। सर फीडबैक चाहिए था सर। फीडबैक आपको वैसे तो लास्ट में ही मिलेगा, लेकिन हाँ, अच्छा कर रहे हैं आप, कंटेंट भी है आपके पास में और नॉलेज भी है, ठीक है। बाकी आपके क्लास के स्टूडेंट्स भी बताएंगे लास्ट में, ठीक है। तो अभी हाँ हाँ, इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आलोक के बाद में जिसका भी प्रेजेंटेशन है वो आप लोग अपना ध्यान रखिए, जिससे कि चीज़ें उस दिन ना गड़बड़ा जाएं, ठीक। तो हम लोग कल मिलेंगे फिर, ठीक है। सर मैंने कोई तैयारी नहीं की थी सर, आपने सर बोला तो हमने कहा सर आज का दिन चला जाएगा सर हम लोगों की। हाँ हाँ हाँ, नहीं तो नहीं, बहुत अच्छा आलोक, यही चीज़ें हैं जो किसी भी स्टूडेंट को एकदम ऊपर ले जाती हैं। क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग तैयारी करने के बावजूद अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, और ऐसे मौक़ों पर चाहे वो हम लोगों का कोई एक्टिविटी होने वाली हो या क्लास में ऐसी प्रेजेंटेशन होने वाली हो, और कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि उस चीज़ को उसकी भरपाई कर देते हैं, तुरंत कहते हैं कि हम लोग इतना टाइम दे दीजिए, हम लोग तैयार कर लेंगे। तो ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं तो देखिए टीचर के मन में भी जाता है, और आपकी पर्सनालिटी में भी एक चीज़ होती है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस आलोक के लिए हमेशा काम आएगा, क्योंकि आलोक ने अब एकदम से ये चीज़ें कवर करी हैं। इन फ्यूचर कभी भी अपना कहीं पे भी काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं, तो वहाँ पर इनके अंदर ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, मैं ये चीज़ें भी एकदम से कर सकता हूँ अगर मुझे कुछ थोड़ा सा समय मिल जाए। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको 15 दिन का भी समय दे दिया जाए, फिर भी वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते। क्यों? उसका क्या मतलब होता है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस।
कि हम लोगों में कॉन्फिडेंस ही नहीं वो डेवलप हो पा रहा है कि हम चीज़ें कर पाएंगे या नहीं। हमने अपने लिए एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रखा है, चाहे हम लोगों की तैयारी 15 दिन 1 महीने बाद भी वही रहे, चाहे आज भी वही रहे, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से हम लोग उसको डिले करते जाते हैं कि अभी नहीं, हमारी तैयारी नहीं है, या हम लोग अभी बिल्कुल प्रिपेयर नहीं है, थोड़ा और समय मिल जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए प्लस पॉइंट में रहेंगी और आपके असेसमेंट में भी प्लस पॉइंट में रहेंगी, क्योंकि इस टाइप की चीज़ें हम लोग भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक, तो आगे इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे आलोक, और अगला कैंडिडेट है वो भी अभी से एक अपनी रूपरेखा, अपनी प्लानिंग बनाना शुरू कर दें। ठीक है आलोक, मुझे इसकी आप पीपीडी और असाइनमेंट पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेज देना। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ बिल्कुल। थैंक यू।